अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस। एक ये ब्रीफ ओवरव्यू है, 25 से 30 मिनट की शायद ये वीडियो होगी। इसमें बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जब से इंडिपेंडेंस मिली है इनके आपस के ताल्लुकात किस तरह तनाव का शिकार रहे हैं। अगर आप देखें जैसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ब्रिटिश इंडिया से या ब्रिटिश एम्पायर आप कह लें, इनसे इंडिपेंडेंस मिली है इन अगस्त 1947, इनके दरमियान के ताल्लुकात मल्टीपल डिस्प्यूट्स का शिकार हो गए थे, जिनमें से जूनागढ़ भी है, सर क्रीक है, कश्मीर का डिस्प्यूट है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज के दरमियान रहा है वो कश्मीर का रहा है। बट कश्मीर के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट जिसको हम लोग हमेशा भूल जाते हैं वो है जूनागढ़ का। तो जो मुस्लिम नवाब था हिंदू मेजोरिटी जूनागढ़ का, पहले अगर मैं आपको मैप दिखा दूं कि जूनागढ़ है किधर, तो आप देख सकते हैं कि इट वाज ऑन द साउदर्न साइड ऑफ हिंदुस्तान, या थोड़ा सा आप साउथ वेस्टर्न साइड पर कह लें। तो व्हाट एक्चुअली इवेंचुअली हैपेंड वाज कि आप देखें जो जूनागढ़ का मुस्लिम जो नवाब था ही वाज मुस्लिम, बट वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू मेजोरिटी थी। सो एवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज कि मुस्लिम नवाब ने जब उसको ऑप्शन दिया गया कि भाई आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे या हिंदुस्तान के साथ, तो ही एवेंचुअली डिसाइडेड दैट ही वाज गोइंग टू साइड विद पाकिस्तान। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर प्रोटेस्ट किया और आर्ग्यू किया कि भाई हम लोग रूलर्स के डिसीजन को नहीं मानते क्योंकि इट वाज अगेंस्ट द इट वाज एक्चुअली अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑन विच पार्टीशन वाज एग्रीड अपॉन। सो एवेंचुअली हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी रेफरेंडम करवा लें, और रेफरेंडम करवा के देख लेते हैं वो किसको जो है लोग ज्वाइन करते हैं। बट व्हाट हैपेंड वाज कि इंडिया डिसएग्रीड और उसने उसके ऊपर हमला करके जूनागढ़ को इन्वेड कर दिया। और यह काम हिंदुस्तान ने मल्टीपल इलाकों में, जैसे कि हैदराबाद है, उन इलाकों पर इन्होंने इसी तरह हमले करके कब्जा किया। अब आप ये मैप पे दोबारा देख सकते हैं कि वेयर इज जूनागढ़, इट इज ऑन दी साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, जूनागढ़। और इन्होंने बेसिकली डिसाइड किया था दैट दे वर गोइंग टू ज्वाइन पाकिस्तान। एनीवेज, अब एग्जैक्टली जूनागढ़ वाला जो मामला था वो आपका कश्मीर के अंदर भी आपको नजर आता है। कश्मीर में इवेंचुअली क्या हुआ कि 77% जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की थी, और जो उनका डोगरा महाराजा था हरी सिंह साहब, ही वाज अ हिंदू, एंड उसको भी ऑप्शन दिया गया कि भाई आप किसको ज्वाइन करेंगे। तो एवेंचुअली फर्स्ट ऑफ ऑल उसने शुरू में हेजिटेट किया किसी कंट्री को ज्वाइन करने पर, बट जब वहाँ पर हालात ख़राब होना शुरू हो गए और जब मुसलमानों ने वहाँ पर एहतजाज शुरू किया कि भाई वी वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान, तो व्हाट ही अल्टीमेटली डिड वाज दैट ही स्टार्टेड किलिंग मुस्लिम्स ओवर देयर। वहाँ पर एक मैसेकर उसने किया और लाखों की तादाद में जो मुसलमान हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में वो शहीद हो गए। और जब उससे सिचुएशन संभाली नहीं गई तो ही एक्चुअली आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू प्लीज कम एंड हेल्प हिम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त फरमाया कि भाई ठीक है, वी आर गोइंग टू हेल्प यू, व्हाट यू इवेंचुअली नीड टू डू इज दैट साइन, आप एक डॉक्यूमेंट साइन करें कि दैट यू आर ज्वाइनिंग हिंदुस्तान, you are becoming part of Hindustan. And eventually he had to, accept it. And on 27th October 1947 इंडियन ब्रिगेड जो है, इंडियन के जो मुख्तलिफ मिलिट्री के कॉन्टिजेंट्स हैं, दे केम इन ऑन श्रीनगर एयरपोर्ट, दे लैंडेड ऑन श्रीनगर एयरपोर्ट एंड दे इवेंचुअली ऑक्युपाइड दोज एरियाज। उसी टाइम पीरियड में मुसलमानों के ऊपर क्योंकि बेतहाशा तशद्दुद हो रहा था, तो हमारे ट्राइबल जो लोग थे, जो हमारे ट्राइबल बेल्ट के जो लोग थे, दे अटैक्ड कश्मीर, जिसकी वजह से वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो गए। एंड वी एवेंचुअली से कि जी इट वाज स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। बट वो कंप्लीट फुल फ्लेज वॉर कब शुरू होती है? वो तब शुरू होती है जब हिंदुस्तान ने विद फुल माइट, व्हेन दे सॉ कि भाई ये ट्राइबल जो पश्तून लोग हैं ये तो एक ह्यूज चंक ऑफ कश्मीर ले गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट्स ने भी रिबेल कर दिया था, महाराजा हरी सिंह की जो वहाँ पर हुकूमत थी
उसको उठा फेंका था, एंड दे मेड गिलगित बल्तिस्तान एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड eventually joined Pakistan. They basically realized Hindustan that we have to do something. So they decided to launch Operation Vijay on 7th February 1948. और ऑपरेशन विजय जब उन्होंने लॉन्च किया तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही categorically said that we have to now help the Kashmiri people, and that was exactly when the full-fledged 1948 war started between हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान. ये मैप पे आप देख सकते रहे हैदराबाद, ये भी वो एक ऐसा इलाका है जिसके ऊपर कब्जा करके हिंदुस्तान ने चारों तरफ से हमला करके इसके ऊपर कब्जा किया था. एनीवेज यू नो फिर उसके बाद आप अगर देखें कि हमारे जो 1947 अगेन मूविंग बैक, हमारे जो अफरीदी मैसूर ट्राइब्स थे दे स्टार्टेड टू अटैक महाराजा फोर्सेस, एंड महाराजा फोर्सेस ने बेसिकली he asked the Indian government to help them, and 27th October 1947 को इंडियन ट्रूप्स आए मदद करने के लिए. और फिर लेटर ऑन जो मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन विजय उन्होंने लॉन्च किया था. तो अब इवेंचुअली होता क्या है कि जब ऑपरेशन विजय लॉन्च होता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान एक शदीद जंग लड़ी जाती है, और आज का जो आपको कश्मीर नज़र आता है कि पाकिस्तान के पास, जिसको हम लोग आज़ाद कश्मीर के नाम से बुलाते हैं, और जो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है, वो इसी जंग के नतीजे में आया जो हम लोगों ने आज़ाद करवाया था. जब माउंट बैटन ने एक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया उसी दिन 27 अक्टूबर को इंडियन कॉन्टिजेंट, as I told you before, they flew to say Srinagar, and they occupied Srinagar and different parts of, started to occupy different parts of Kashmir, and they launched operations ताकि वो मुसलमानों को मज़ीद सप्रेस कर सकें. तो जब ये न्यूज़ जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पता लगी, दे वर एक्चुअली आउटरेज्ड, एंड द गिलगित बल्तिस्तान के जो स्काउट्स थे दे आउस्टेड महाराजा's गवर्नर एंड हैंडेड ओवर द पावर टू पाकिस्तान. एंड वी नो कि हिंदुस्तान ने दे, एज आई टोल्ड यू बिफोर, के ऑपरेशन विजय उन्होंने लॉन्च किया, एंड पाकिस्तान ऑफिशियली entered into war with India on Kashmir in May 1948. ऑपरेशन विजय आपका लॉन्च होता है 7 फरवरी 1948 को, जो कि 1 मई 1948 तक जाता है, जिसमें हिंदुस्तान जो है काफ़ी इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लेता है, यानी कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर, जो आज का आज़ाद कश्मीर है उसके ऊपर भी वो कब्जा कर लेता है, और पाकिस्तान हैड टू ऑफिशियली एंटर इनटू वॉर टू रिपेल द इन्वेडिंग इंडियन फोर्सेस. Oh, finally, on 13th August 1948, UN actually adopted an elaborate three-part resolution कि भाई सीज फायर होना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, एंड अ ट्रूस वाज एग्रीड अपॉन, और प्लेबिसाइड की उस वक्त बात की गई. ठीक है जी, प्लेबिसाइड करवा लेते हैं, जो वहाँ के में लोग हैं वो जिसको ज्वाइन करना चाहेंगे उसको वो फिर ज्वाइन कर सकते हैं. एंड द सीज फायर वॉज फाइनली अचीव्ड ऑन 5th जनवरी 1948. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स जिन्होंने रिबेल किया था अगेंस्ट दी महाराजा's गवर्नमेंट. फिर आफ्टर दैट आज तक वी नो कि हिंदुस्तान ने कभी भी प्लेबिसाइड नहीं होने दिया, रेफरेंडम वहाँ पर नहीं होने दी, वहाँ के लोगों को नहीं इजाज़त दी कि वो डिसाइड कर सकें हु डे एक्चुअली वांट टू ज्वाइन. आज आपको नज़र आता है कि 2019 5 अगस्त को जो आर्टिकल 370 एंड 35A को एब्रोगेट किया गया, वो उसी सिलसिले की कड़ी है कि किसी तरीके से वहाँ पर मेजॉरिटी को हिंदू किया जाए, ताकि जब भी वहाँ पर प्लेबिसाइड हों तो मुसलमान माइनॉरिटी में और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो डिसाइड करें कि हु दे एक्चुअली वांट टू ज्वाइन. एनीवेज, मूविंग गोइंग बैक टू द पास्ट, 23rd December 1952, ग्राहम ही एक्चुअली प्रपोज दैट पाकिस्तान कि आप अपनी ट्रूप्स को जो है अपनी साइड पर कम करके, जो आपने ट्रूप्स लगाए हुए हैं कश्मीर के अंदर, उनको कम करके आप 3 से 6 हज़ार कर लें, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान से कहा कि भाई आप 12 से 18 हज़ार के दरमियान में अपनी ट्रूप्स को कर लें. इस इस प्रपोजिशन को भी पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, बट हिंदुस्तान ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. और इसी तरह मल्टीपल जो है जो हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए, वो हमेशा हिंदुस्तान ने ही रिजेक्ट किए.
लेटर ऑन इन जून 1953 जो मोहम्मद अली पोगरा साहब थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये एक्चुअली ओपनड अ डायलॉग विद नेहरू, ताकि जो डिफरेंसेस हैं कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उनको सेटल किया जाए। मीटिंग्स हुई बेतहाशा, टू दोनों लीडरान ने जो है एक्सेप्ट किया कि भाई कश्मीर क्वेश्चन को सेटल किया जाए अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द कश्मीरी पीपल। लेकिन अगेन जो है नेहरू साहब ने जो है ये एक्चुअली कॉल्ड ऑफ द डायलॉग्स एंड यू नो पाकिस्तान फेल्ट बिट्रेड। तो वहाँ से एक कैटेगोरिकली एक क्लियरली नज़र आने लग गया कि कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान की नीयत है वो साफ नहीं है। दे एक्चुअली वांट टू ऑक्युपाई होल ऑफ कश्मीर, और उनका जो एक अखंड भारत को हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व का, दे एक्चुअली वांटेड टू कीप इट अलाइव। जब भी पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, या स्पेशली अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें कि उसने मुख्तलिफ डिफेंस पैक्ट्स किए, क्योंकि हिंदुस्तान सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अपना इंटरेस्ट था कम्युनिज्म को, सोवियत यूनियन को काउंटर करना चाहते थे। उस पर्पज़ के लिए उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान को हमेशा जो है इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ वो सामने आता था कि भाई कोई भी डिफेंस पैक्ट जो यूएसए और पाकिस्तान के ऊपर होगा, इट इज़ गोइंग टू डैमेज द इंडियन स्टांस ऑन कश्मीर। एंड टू डेट आज तक हिंदुस्तान जो है हमेशा ऑब्स्टिकल्स खड़ा करता है, हमेशा मुश्किलात खड़ा करता आया है टू प्रिवेंट अ सेटलमेंट ऑफ कश्मीर क्वेश्चन। 57 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब 57 से 65 यानी कि 65 वॉर तक क्या सिनेरियोज रहे। हमें पता है कि कश्मीर हमेशा से एक मेन डिस्प्यूट रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड एक्चुअली इट वाज कश्मीर विच लेड टू मल्टीपल वॉर्स बिटवीन द टू कंट्रीज। 1948, 1965 और फिर कारगिल की जो लेटर ऑन 1999 में हुई, एंड इवन 2003 की जो स्क्रिमिशेस थी जब इंडियन पार्लियामेंट्री अटैक्स के बाद इन दोनों के दरमियान रही, वो भी मेजोरिटी आपकी कश्मीर के इलाकों में ही रही है। पाकिस्तान ने हमेशा चाहा है कि कश्मीर के इशू को रिजॉल्व किया जाए पीसफुली, लेकिन इंडिया ने हमेशा उसके ऊपर जो रिस्पांस दिया है इट वाज वेरी पुअर। अगर आप इसकी एक एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप चाइना और हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान और चाइना को देख सकते हैं। बोथ पाकिस्तान एंड चाइना एक्चुअली हैव सेटल्ड देयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। 1962 से पहले कोई इनके दरमियान एक प्रॉपर एलोकेटेड इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था, तब भी ये लोग पीसफुली चीज़ों को सेटल करते थे, एंड पीसफुली फिर इन्होंने 1962 में अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को, बॉर्डर इश्यूज को बेसिकली सेटल किया। और इंडिया को उस पर भी बहुत इश्यूज हुए कि पाकिस्तान ने कुछ कश्मीर के हिस्से जो हैं, जो कि इंडिया बेसिकली समझता था कि वो इंडिया के हिस्से हैं, चाइना को क्यों दिए, ठीक है। और उसके बाद से दोबारा हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो रिलेशन जो कि पहले से ही बहुत ख़राब थे, वो मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गए, एंड इंडिया ने उस वक्त प्लान बनाया कि दैट दे आर गोइंग टू एनेक्स कश्मीर कम्प्लीटली, इवन आज़ाद कश्मीर एज वेल, ठीक है। सो दूसरी तरफ हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गए, एंड ऑन 11 अक्टूबर 1962 नेहरू बेसिकली गेव अ कॉल फॉर बैटल, एंड ऑन 20 अक्टूबर जो है वहाँ पर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान जंग शुरू होगी। और तकरीबन महीने के बाद जो है एक ये जंग जब ख़त्म हुई तो इंडिया वॉज डिफीटेड इन द बैटल फील्ड एंड इन दिस वॉर। ये वो जगह थी जहाँ पर हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन में इनके दरमियान जंग हुई थी 1962 की। तो अब अगर हम लोग आगे देखें तो देर वर मल्टीपल मीटिंग्स विच वर बेसिकली हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 1962 टिल मई 1963 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ताकि किसी तरीके से कश्मीर का जो इशू है उसको सेटल किया जा सके। इंडिया ने अपना जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम है इस दौरान जो है दे स्पेंड मच ऑफ द टाइम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट। जब भी ये मीटिंग्स होती थी तो इसके अंदर बजाय कि वो फोकस करे कश्मीर की नेगोशिएशंस के ऊपर, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो पाकिस्तान ने जो है बहुत से अपना प्रपोजल्स वहाँ पर पेश किए कि किस तरीके से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं कश्मीर के इशू को, जैसे कि प्लेबिसाइड्स कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस को एज ए मेडिएटर हम लोग लेकर आ सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन इंडिया ने तमाम जो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे उन सबको रिजेक्ट किया, एंड
much of the rounds जो थे they went without any results, and eventually जो hostilities थी between the both countries they started to increase. तो eventually अब 1965 वॉर जो है वो शुरू कैसे होती है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो 1965 की जो वॉर है बेसिकली दोनों साइडों पर स्पेशली पाकिस्तान में समझाया जाता था कि भाई 1965 वॉर के बाद या 1965 वॉर से उस टाइम पीरियड के अंदर वी वुड बी एबल टू गेट रेस्ट ऑफ द कश्मीर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज द बैटल द वॉर एक्चुअली एंडेड इन अ स्टेलमेट। स्टेलमेट से मुराद के दोनों साइडों पर कोई ख़ास रिजल्ट नहीं था, बट इसको पाकिस्तान एज अ विक्ट्री इसलिए सेलिब्रेट करता है कि इंडिया के जो उसमें गोल्स थे वो हिंदुस्तान अचीव नहीं कर सका था। यानी कि लाहौर के ऊपर कब्जा करना एंड पाकिस्तान के मेजर इलाकों के ऊपर कब्जा करना हिंदुस्तान वो नहीं कर सकता था, ठीक है। So why did the 1965 war eventually happened? Because most of the decisions taken by the leaders of both sides, they actually took it under pressure, ठीक है, and eventually they taking the wrong decisions, it actually led to the war. आप देखें इंडिया ने लगातार एक ही बात कही कि भाई अगर इन केस वहाँ पर प्लेबिसाइड हो जाता है, वहाँ पर रेफरेंडम हो जाते हैं और अगर कश्मीर के जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं मुसलमान के भी वी आर गोइंग टू जॉइन पाकिस्तान, तो वहाँ पर एक हिंदू बैकलैश आएगा और मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, जो कि एक एक्सक्यूज़ है। वो तो खून खराबा आज भी हो रहा है, जो एक एक्सक्यूज़ था, और आज भी देखें जो मुसलमानों का वहाँ पर हाल है। सो इन द मीन टाइम इंडिया दे एक्चुअली स्टार्टेड टू डिज़ाइन plans to annex the state of Kashmir, and it actually became unacceptable for पाकिस्तान, ठीक है। एग्जैक्टली वो सिचुएशन उन्होंने बना दी थी जो हमें 2019 5 अगस्त को नज़र आती है। बट 1965 वॉर होने से पहले कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली वो क्लैशेस हैं रान ऑफ कुछ में, ठीक है। रान ऑफ कुछ अगर आप हमारे साउदर्न इलाकों में जाएं, हमारे सिंध वाले इलाकों में अगर आप जाएं तो वहाँ पर रान ऑफ कुछ है, ठीक है। So basically, Rann of Kuch was actually a dispute between Pakistan and India. Both इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम्ड कि भाई ये हमारी टेरिटरीज हैं। 1956 में भी इनके ऊपर क्लैशेस हुए और एक सीज फायर वहाँ पर हो गया था, बट इन वायलेशन ऑफ दैट सीज फायर इंडियन फोर्सेस एक्चुअली एडवांस टू द नॉर्थ। उन्होंने जो है आपका नॉर्दर्न इलाकों ऑफ रान ऑफ कुछ को उन्होंने ऑक्यूपाई किया इन जनवरी 1965, और उन्होंने वहाँ पर न्यू पोस्ट्स को बनाने की कोशिश की, बल्कि बना लिया ताकि पाकिस्तान के जितने वहाँ पर पेट्रोल्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके, उनको टारगेट किया जा सके, जिस तरह इन्होंने सियाचिन के अंदर भी किया। तो अप्रैल 1965 में पाकिस्तान फोर्सेस ने दे केम अप विद अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, और इन्होंने चारों तरफ से हिंदुस्तान आर्मी को दे एक्चुअली सराउंडेड देम, जिसमें इंडियन आर्मी को एक बहुत बड़ी शिकस्त हो सकती थी, बट एस्केलेशन को प्रेसिडेंट अयूब साहब ने अवॉइड किया बाय ऑर्डरिंग रेस्टोरेंट के जी वी आर नॉट गोइंग टू एडवांस विद द प्लान्स, ताकि मज़ीद हालात ख़राब ना हो। तो यूएन एक ट्रिब्यूनल को सेटअप किया था बाय द यूनाइटेड नेशन, एंड यूनाइटेड नेशन ने बेसिकली 10% इलाका यानी कि मेरे 350 स्क्वायर माइल्स जो है पाकिस्तान को दिया, और 90% इलाका हिंदुस्तान को दे दिया रान ऑफ कुछ का, और उस पे भी हिंदुस्तान खुश नहीं था। दे वर एक्चुअली बेंट टुवर्ड्स टीचिंग पाकिस्तान अ लेसन, एंड उनके जो लीडरान थे दे केप्ट ऑन थ्रेटनिंग पाकिस्तान के भी हम पाकिस्तान को एक लेसन सिखाएंगे, हम पाकिस्तान को एक ऐसी शिकस्त देंगे कि पाकिस्तान पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। और इन हालात ख़राब होने की वजह से, इन थ्रेट्स की वजह से मज़ीद हालात आपको ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। दूसरी तरफ जब रान ऑफ कुछ में ये सारी आपकी टेंशन चल रही थी, तो हिंदुस्तान ने जो है वो सॉरी कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। वहाँ पर लोगों के जो थे वो डिमांड्स उनकी शुरू हो गई, दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। सो इंडिया अरेस्टेड मिर्ज़ा अफजल एंड अब्दुल्ला, और वहाँ पर एक मज़ीद अपसर्ज जो है कश्मीर के अंदर शुरू की, विच वॉज एक्चुअली लेड बाय मीर वाइज मोहम्मद फ़ारूक, एंड इंडिया ने उसको ब्रूटली क्रश किया बाय यूजिंग लीथल फोर्स, जिसमें बहुत से लोग जो है शहीद हो गए कश्मीर के। एंड दिस एवेंचुअली लेड टू ऑपरेशन जिब्राल्टर। जिब्राल्टर अगर आप देखें तो स्पेन और
मोरक्को के दरमियान में, वो 1 इलाका भी है। इस ऑपरेशन का बेसिकली मकसद था टू यू नो गो फॉर इंकर्जन इन कश्मीर, ठीक है, सेंडिंग कश्मीरी वॉलंटियर्स जो जाएं हिंदुस्तान के अंदर जाकर uh, जो इंडियन फोर्सेस हैं उनको क्रश करें, ठीक है। uh, इस ऑपरेशन का पर्पस क्या था? ये तीन इसकी एजम्पशंस थी कि पीपल इन कश्मीर, जो वहाँ के लोग हैं, दे वुड राइज अप एंड सपोर्ट दी गोरिल्लास, ठीक है। नंबर 2 क्या था कि अगर अगर इस टाइप का इंकर्जन की जाती है तो कश्मीर की जो हिंदुस्तान की जो फोर्सेस हैं वो बिजी हो जाएंगे इनसाइड आज़ाद कश्मीर, एंड इट इज़ अनलाइकली के इंडिया इज़ गोइंग टू लॉन्च एनी मेजर ऑफेंसिव अगेंस्ट आज़ाद कश्मीर, जो कि हिंदुस्तान की एक प्लानिंग थी। एंड नंबर 3 क्या थी इसकी कि देर इज़ नो पॉसिबिलिटी और देर इज़ वेरी मिनिमम पॉसिबिलिटी कि हिंदुस्तान इज़ गोइंग टू अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, उसके लिए आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है वॉर, जबकि सीज फायर लाइन या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल में आप कभी भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। एंड दिस इज़ एवेंचुअली के उसके बाद जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, दिस एक्चुअली लेड टू 1965 वॉर। अब हुआ क्या था कि जो कश्मीर के अंदर वॉलंटियर्स थे जिनको भेजा गया था लड़ाई करने के लिए, दे वर नॉट वेल इक्विप्ड, वहाँ पर सर्दी बहुत थी। फिर सेकेंडली वहाँ के जो कश्मीरी लोग थे, दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड इन एडवांस, और ताकि वो प्रिपेयर कर सकते अपराइजिंग के लिए। नेवरदलेस जो गोरिल्लास भेजे गए वहाँ पर, उन्होंने बहुत हैवी वहाँ पर इन्फ्लिक्ट किया, बहुत हैवी डैमेज किया इंडियन फोर्सेस को, और उस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए इंडियन अथॉरिटीज डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च अ मेजर ऑफेंसिव अक्रॉस दी सीज फायर लाइन, ताकि आज़ाद कश्मीर आज़ाद कश्मीर के ऊपर वो कब्जा कर सकें। टू अवर्ट दिस बेसिकली सिचुएशन, पाकिस्तान ने जो छम्ब सेक्टर था कश्मीर के अंदर, वहाँ पर उन्होंने हमला किया ताकि हिंदुस्तान की इस साजिश को वो काउंटर कर सकें। अब अगेन ये सब कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं हो रहा। छम सेक्टर जो है आपका यहाँ पर है, ठीक है। एनीवेज, अब हुआ क्या, हमारी फोर्सेस ने बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीर के ऊपर जो है उसको आज़ाद करवाना शुरू कर दिया। एंड eventually when Indian forces they saw defeat, they decided to attack Pakistan across international border, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी एक मेजर चंक फोर्सेस का कश्मीर के अंदर लगा हुआ है, वी डू नॉट हैव अ बिग आर्मी, पाकिस्तान के पास एक बड़ी आर्मी नहीं है, तो इंडिया दे बेसिकली डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर, एंड दिस इवेंचुअली लेड टू द 6 सितंबर, जिसको हम लोग डिफेंस डे पर, जिसको पाकिस्तान डिफेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करता है। So their offensive was basically aimed to capture Lahore, ठीक है, and Pakistan army was caught unprepared, but legendary acts of heroism and sacrifice actually halted the Indian thrust. और फाइनली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल पावर्स, पाकिस्तान आर्मी की सेक्रीफाइसेस के साथ, पाकिस्तान के लोगों के सेक्रीफाइसेस के बाद, एंड यूएन की मेहनत के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट को अचीव किया गया ऑन 22 सितंबर 1965। इसके ऊपर पाकिस्तान की एक ह्यूज पॉपुलेशन जो थी वो नाखुश भी थी, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता था कि दे वर अचीविंग विक्ट्री। अब इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली क्यों हुई, इसके मकासद क्या थे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत अहम हिस्सा है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के अंदर। जो आपका इंडस रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि छोटे छोटे इसमें से जो कनाल्स या रिवर्स निकलते हैं मज़ीद, दे एक्चुअली इरीगेट around 37 million acres of land, especially in Pakistan, and this is an area equal to the irrigated lands of Egypt and Sudan combined. So अब ये जो इंडस रिवर है और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं या बाकी जो दरिया हैं, ये मोस्टली आपके हिमालय से आते हैं, एंड दे एक्चुअली पास थ्रू कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। So in 1948, India basically decided that they are going to unilaterally cut off Pakistan's water supply. और उस टाइम पाकिस्तान realized कि जी
पाकिस्तान का जो पानी का कंट्रोल है वो हिंदुस्तान के पास है, एंड इट इज़ अ वेरी डेंजरस strategy. Later on, India also embarked on a construction of Bakhra Dam and on Sutlej River. Sutlej फिर इंडस वाटर ट्रीटी में बाद में हिंदुस्तान को दे दिया गया. बट एनीवेज, अगर आप देखें, डेविड लिलियांथल, who was actually a former chairman of Tennessee Valley Authority, he actually wrote in an article, एंड एक बहुत खूबसूरत कोटेशन है, इसको लाजमी समझिएगा कि नो आर्मीज विद बॉम्ब्स एंड शेल फायर कुड डेविस्टेट अ लैंड सो थॉरली as Pakistan could be devastated by the simple expedient of India's permanently shutting off the source of water that keep the fields and people of Pakistan green. ठीक है, यानी कि इवन अगर आप जिस मर्जी टाइप की आप आर्मी बना लें, जिस मर्जी टाइप के आप बॉम्ब्स बना लें, टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो, पाकिस्तान कैन बी डिस्ट्रॉयड इफ हिंदुस्तान उसके पानी को शट डाउन कर देता है. एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और आपको रियलाइज होना चाहिए कि वाटर इज बीइंग यूज्ड बाय हिंदुस्तान एज अ वेपन, एंड इन हिंदुस्तान इज एक्चुअली यूजिंग एज अ टूल ऑफ वॉर. जिस तरह हमारे फ्लड्स आ जाते हैं अचानक, हिंदुस्तान वहाँ से अपने डैम्स के जो हैं वॉल्स उनको खोल देता है, जिसकी वजह से बेतहाशा यहाँ पर सैलाब आते हैं. सो इन 1952 द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट यूजीन ब्लैक, ये एक्चुअली ऑफर्ड हिज सर्विसेज, और उसने अपने सर्विसेज को प्रोवाइड किया कि भाई इनके दरमियान एक जो ये डिस्प्यूट है इसको कंट्रोल किया जाए. ठीक है, और एंड बोथ साइड्स, पाकिस्तान एंड इंडिया जो है, दे एक्सेप्टेड. So finally, Indus Water Treaty was signed on 19th September 1960 after at least 8 years of negotiations. इसमें से 3 दरिया, रावी, ब्यास और सतलुज, वो हिंदुस्तान को दे दिए गए, और जो वेस्टर्न रिवर्स थे, इंडस, झेलम एंड चनाब, वो पाकिस्तान को दे दिए गए. आप देख सकते हैं पिक्चर में झेलम, चनाब और इंडस. ठीक है, दिस इज झेलम coming from Kashmir, Chenab coming from Kashmir, and then you have Indus coming from Kashmir. ठीक है, बाकी भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो है वो यहाँ पर आपके जॉइन होती रहती हैं. जबकि रावी कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान, सतलुज कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान, ब्यास कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान जॉइनिंग सतलुज. अब जो पाकिस्तान के पास भी दरिया हैं, उनके ऊपर भी हिंदुस्तान ने इन वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी डैम्स बनाना शुरू कर दिए हैं. जैसे कि आप देखें, रटल डैम है, ठीक है, और बहुत से डैम हैं, जो बगलियार डैम हो गया, जैसे सलाल हो गया है, डिफरेंट किया, किशन गंगा डैम हो गया. तो ये हिंदुस्तान डिस्पाइट द साइनिंग ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी वो इन डैम्स को बना रहा है, विच इज द वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. जो भी खैर ये ट्रीटी साइन हुई, हिंदुस्तान को तो वो मिल गया जिसको चाहता था. ठीक है, उस टाइम पीरियड के बाद फिर वर्ल्ड बैंक ने जो है दे रेज्ड द रिक्विजिट फंड्स जो पाकिस्तान को चाहिए थे, ताकि 2 बड़े डैम, मंगला झेलम रिवर के ऊपर एंड तरबेला इंडस रिवर के ऊपर पाकिस्तान बना सके. तरबेला डैम एंड मंगला डैम फिर उस टाइम पर पाकिस्तान में, और उस वो टाइम जो है जनरल अयूब खान साहब का था, तब पाकिस्तान ने बनाया. तो आजकल कैसी सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी है. ठीक है, आज के अगर टाइम पर आप देखें तो हिंदुस्तान, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी भी मल्टीपल डैम्स बिल्ड कर रहा है. चनाब रिवर के ऊपर उन्होंने सलाल को बनाया. ठीक है, इंडस वाटर कमीशन जो था, दे एक्चुअली फेल टू सेटल द इशू जो पाकिस्तान ने रेज अप किया था. और हाँ, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर डिसाइड होता है कि हिंदुस्तान ने कहा कि जी ठीक है, हम लोग इसको बनाना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग जो हाइट है डैम की उसको कम कर देंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक सेकंड क्वेश्चन जो रेज हुआ था, it was in 1980s when the Indian government embarked on the construction of a barrage on Jhelum River at the mouth of Wular Lake. ठीक है, उन्होंने जो है एक बराज बनाने की बात की. तो पाकिस्तान अगेन उन्होंने they basically raised this issue in the commission in 1985 and there was no progress made. फिर 1987 में पाकिस्तान एक्चुअली आस्क्ड इंडिया कि भाई आप इस अपनी कंस्ट्रक्शन को डिसकंटिन्यू करें, बट इंडिया वाज अनविलिंग टू डू सो. ठीक है,
बट इस प्रोजेक्ट को लेटर ऑन इंडिया को सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि कश्मीर के अंदर एक अपराइजिंग आ गई थी जिसमें मुसलमान हिंदुस्तान की जो वहाँ पे जुल्म सितम थे उनके खिलाफ खड़े हुए। अगेन डिस्प्यूट जो है वो खड़े होते रहे। बगलियार डैम का डिस्प्यूट खड़ा है। चिनाब रिवर जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को दिया गया था उसके ऊपर उन्होंने हिंदुस्तान ने बगलियार डैम बनाना शुरू कर दिया, उसकी मजीद कंस्ट्रक्शन को तेज़ कर दिया। और रिवर जेलम के ऊपर इन 2007 दे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ किशन गंगा डैम। व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू इज के किस तरीके से हिंदुस्तान लगातार उसकी वायलेशंस करता रहा है। उड़ी अटैक जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था हिंदुस्तान की तरफ से, उसके ऊपर भी इंडिया ने कहा कि जी ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और पाकिस्तान को धमकी दी कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। ठीक है। पुलवामा अटैक्स के बाद अगेन उन्होंने कहा कि जी हम लोग अपने जितने भी पानी पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं उनको हम लोग डाइवर्ट कर देंगे। और फिर ये पानी रोकने के बाद क्या करते हैं, अचानक से इसको मूनसून के सीजन के अंदर रिलीज कर देते हैं विदाउट नोटिफाइंग पाकिस्तान, और उसकी वजह से क्या होता है आपका पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आ जाते हैं, जैसा कि 2022 में भी हुआ था। दैट इंडिया रिलीज्ड मोर देन 1,70,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम उजबेराज। ठीक है। एंड इट एक्चुअली कॉज्ड हैवॉक इन पाकिस्तान, और हर मूनसून के सीजन में ये तकरीबन ये करता है। ठीक है। अगेन अब लेटेस्टली अगर आप देखें सितंबर 18 2024 इंडिया फॉर्मली नोटिफाइड पाकिस्तान कि भाई हम लोग रीनेगोशिएट करना चाहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को, ताकि उसमें कुछ हम लोग चेंजेस कर सकें। ठीक है। और हमारे और जो एनालिस्ट हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक्चुअली इंडिया वांट्स टू मॉडिफाई द टर्म्स जो करंटली लिमिट कर रहा है उनका एक्सेस टू वाटर, स्पेशली इंडस झेलम एंड चिनाब को लेकर। ठीक है। पाकिस्तान की जो अटॉर्नी जनरल है दे ही एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड इंडियाज कॉल फॉर मॉडिफिकेशन एज एन एक्ट ऑफ बैड फेथ, बिकॉज वो उन पाकिस्तान का मानना ये है कि जो ये किशन गंगा डैम अपना बना रहे हैं, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके, जो वायलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी की, उससे ये अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी की अभी ये सिचुएशन है। ओके। फिर नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन ब्रेकअप ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1971। पाकिस्तान ने कभी भी हिंदुस्तान ने कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया सच्चे दिल से, और आज तक नहीं एक्सेप्ट किया, बिकॉज दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व एंड अखंड भारत, कि पाकिस्तान को कभी भी और बांग्लादेश को कभी भी आज़ाद नहीं होना चाहिए था। एंड दे इवेंचुअली बिलीव कि पाकिस्तान वो इज़ सपोज टू बी पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। और इसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए इंदिरा गांधी साहिबा ने भी जब ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान हुआ था, शी सेलिब्रेटेड एंड कॉल्ड इट एज कि भाई ये 1,000 साल की जो मुसलमानों की हुक्मरानी थी और जो इनकी फतवाहत हैं हिंदुओं के ऊपर, उसको आज हम लोगों ने शिकस्त देकर एक अपर हैंड और उसका बदला हम लोग ले चुके हैं। So India basically they continue to interfere in the internal politics of Pakistan, especially in East Pakistan. And उन्होंने उस मकसद के लिए हिंदू बंगालियों को इस्तेमाल किया, मेजोरिटी वही लोग इस्तेमाल हुए। दे स्टार्टेड टू कंस्पायर अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान, जो कि जोग्राफिकली पाकिस्तान से तकरीबन 1600 से 2000 किलोमीटर दूर था। दे न्यू कि स्ट्रेटजिकली वेस्ट पाकिस्तान जो है ईस्ट पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकेगा, एंड दे स्टार्टेड टू फंड इंसर्जेंसीज इन ईस्ट पाकिस्तान। एंड उन्होंने ट्रेन किया मुक्ति बानी को, हु आर एक्चुअली डोमिनेटेड बाय बंगाली हिंदू नेशनलिस्ट। ठीक है। क्योंकि वहाँ से जैसे आज भी आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हसीना वाजिद की हुकूमत गिरी है तो वहाँ से जो हिंदू हैं वो माइग्रेट करके हिंदुस्तान जाना शुरू हो गए हैं, और बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान अब ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली उस टाइम पर भी हुआ कि ये जो बंगाली नेशनलिस्ट थे, दे यूज टू गो एंड किल पीपल हु यूज टू कम फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, और फिर रिटेलिएशन में वेस्ट पाकिस्तानीज जो हैं, जो हमारे आर्मी के लोग थे, वो रिवेंज के तौर पे जब ऑपरेशन करते थे उनके, फिर ये बंगालीज जो हैं हिंदू बंगालीज जो थे वो मारे जाते थे। एंड एवेंचुअली उस वजह से हालात ख़राब होने लग गए। ठीक है। जब हालात मज़ीद ख़राब हुए और पाकिस्तान ने ऑपरेशंस लॉन्च किए, ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया, सीइंग द राइट अपॉर्चुनिटी इंडिया इन्वेडेड पाकिस्तान एंड सराउंडेड ढाका। क्या पाकिस्तान का सरेंडर करना ठीक था या नहीं था उसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, डिफरेंट एनालिस्ट उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आई सी इट एज अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट जो पाकिस्तान ने किया, बिकॉज पाकिस्तान वाज फाइटिंग फॉर अ कॉज विद नो कॉज। ठीक है। इसको प्लीज़ समझे। तो अगर पाकिस्तान ढाका में लड़ता भी रहता तो
ढाका बिल्कुल तबाह हो जाता है. सो दे eventually surrendered, and finally they went back to, after getting released from the prisons, they went back to West Pakistan. But please ये चीज़ समझने की ज़रूरत है that in Hindustan was never able to defeat Pakistan inside or outside of West Pakistan. ठीक है. On the eve of victory, Indira Gandhi declared that we avenged our 1,000 years of slavery on Muslims. इंडस 1971 की वॉर के बाद एक और सिग्निफिकेंट चैप्टर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस के दरमियान में है वो है सियाचिन. सियाचिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना लोग रहते हैं ना कोई जानवर रहते हैं. स्नो लेपर्ड्स या बियर्स आपको नज़र आ जाएंगे, बट ह्यूमंस वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. स्पेशली वहाँ पर घास भी नहीं उगती एंड सो ऑन. So it is actually known as the highest battleground in the world, ranging from इसकी जो height है it starts from 12,000 feet और ये 19,000 feet 19,000 feet तक जाती है. And the area, it was so difficult to access and it was so inhospitable कि there was no fight that took place during the hostilities in Kashmir. जब भी चाहे वो 1948 की हो, 65 की हो या इवन 71 की जंग हो, कभी कश्मीर के अंदर स्पेसिफिकली इस इलाके के अंदर जंग, कश्मीर के इस इलाके के अंदर जंग नहीं हुई. और इस पॉइंट को बेसिकली NJ 9842 ऑन द मैप के तौर पे जाना जाता है. ठीक है. बट eventually in April 1984 India basically sent a brigade strength force to occupy this part. सियाचिन को ऑक्यूपाई करने के लिए एक ब्रिगेड के अंदर तकरीबन 3 से 5 हज़ार बंदे होते हैं, सोल्जर्स होते हैं जो हिंदुस्तान ने उधर भेज दिए. एंड पाकिस्तान एक्चुअली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस वायलेशन. और पाकिस्तान का जो उसके ऊपर स्टांस था वो ये था कि भाई दिस इज़ द वायलेशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट जो हिंदुस्तान ने भुट्टो के दौर में की थी, क्योंकि उन्होंने यूनिलैटरली अल्टर किया है सिचुएशन को. सो टू फर्दर उसको इंडिया के एडवांस को रोकने के लिए पाकिस्तान ने भी अपनी ब्रिगेड को उधर भेजा और वहाँ पर काफ़ी दोनों के दरमियान बैटल्स हुई. ठीक है. एंड बोथ साइड्स हैव लॉस्ट काउंटलेस सोल्जर्स in these wars, and they have lost countless thousands of soldiers due to frostbites, blizzards, altitude sickness, avalanches and other sicknesses. ठीक है. आज के टाइम पर आप अगर सारे डिस्प्यूट्स को देखें, सियाचिन एक ऐसा डिस्प्यूट है जो जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है, और हिंदुस्तान अपनी फ़ौजें लेकर वहाँ पे बैठा हुआ है और पाकिस्तान को मजबूरन वहाँ पर अपनी फोर्सेस तैनात करनी पड़ रही हैं क्योंकि हिंदुस्तान वहाँ से बैक ट्रैक नहीं होना चाह रहा. जो डिस्प्यूट है वो आज भी एग्जिस्ट करता है बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड बोथ आर्मीज आर इन्वेस्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स एट सियाचिन टू कीप hold of an area that has no population, and especially it is happening due to India. फिर हमारे पास एक सरक्रीक का इशू है. बहुत से लोगों को हमारे पाकिस्तान के अंदर या इवन हिंदुस्तान के अंदर नहीं पता होता कि भाई सरक्रीक का इशू क्या है. इट इज़ नेक्स्ट टू अरेबियन सी ऑन द साउदर्न साइड ऑफ पाकिस्तान एंड एट द बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया. ठीक है. हिंदुस्तान उसको क्लेम करता है सरक्रीक को, एंड पाकिस्तान उसको क्लेम करता है. सो ये आपको अगर इसकी बाउंड्री देखें, डिमार्केशन देखें सरक्रीक की, तो इट इज़ राइट नेक्स्ट टू रान ऑफ कुछ, और यू कैन इवन से विद इन रान ऑफ कुछ. ठीक है. एंड इट हैज़ एक्चुअली रिमेन अनसॉल्व्ड सिंस 1965. ठीक है. जो इंडिया है सरक्रीक को बेसिकली एक लेंस के तौर पे देखता है मैरीटाइम रिसोर्सेज के तौर पे, कि इंडिया बेसिकली बिलीव कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैरीटाइम रिसोर्सेज है. इंडिया ने इस डिस्प्यूट को रेज किया कि भाई सरक्रीक जो है हिंदुस्तान का है, एंड डिस्पाइट नोइंग कि भाई ओल्ड मैप्स में जो कि ब्रिटिश एरा के थे 1940 के, इट क्लियरली शोड दैट सरक्रीक वाज पार्ट ऑफ सिंध एंड सिंध टुडे इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान. तो लिहाजा सरक्रीक इज सपोज टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. बट यही वाला मजे की बात 1914 का मैप जो हिंदुस्तान आज
एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जब रन ऑफ कुछ का डिस्प्यूट हुआ था जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, उस वक्त उन्होंने इस मैप को एक्सेप्ट किया था और कहा था भी इस मैप के मुताबिक आपका सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है। खैर एनीवेज, जो स्टेलमेट है वहाँ पर आज भी है सर क्रीक पे, और उसकी वजह से जो फिशरमैन हैं और वहाँ पर जो हमारे मिलिट्री रिसोर्सेज हैं वो लगाए जा रहे हैं। एंड इन 1999 इंडिया इवन शॉट डाउन एन अनआर्म्ड पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इन विच ऑल इट्स क्रू, जो उस प्लेन के अंदर था और जो पैसेंजर्स थे इंक्लूडिंग द 5 ऑफिसर्स देवर, वो शहीद हो गए थे इसके अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इसको रिटेलिएट नहीं किया, इस वायलेशन को रिटेलिएट नहीं किया। ठीक है। और हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान को कभी इसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगे या कुछ नहीं हुआ। दिस इज एक्चुअली द पिक्चर ऑफ दैट इंसिडेंट। अब लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो है हिंदुस्तान के मिलिट्री बिल्डअप को काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलिट्री अपनी इम्प्रूव की है, वहाँ पर डिप्लॉय किया है 31st सर क्रीक बटालियन को, वहाँ पर हेड क्वार्टर्स उन्होंने अपने बनाए हैं। एंड मुख्तलिफ सर्वेलेंस, कोस्टल सर्वेलेंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने मेरीन असॉल्ट क्राफ्ट्स को एक्वायर किया है। फिर फाइनली वी हैव द कारगिल वॉर जो 1999 में लड़ेगी, एक साल बाद, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर चुका था। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड वेरियस सोर्सेज विद इन द मिलिट्री, उनका मानना ही है कि भी कारगिल ऑपरेशन की प्रिपरेशन जो है वो 6 से 10 साल के टाइम फ्रेम के अंदर की गई थी, और उसका ऑपरेशन का मकसद ये था कि सियाचिन के अंदर जो इंडियन इंकर्जन्स की हैं उसको काउंटर किया जा सके। ठीक है। सो इट वाज द रीज़न कि जिस वजह से पाकिस्तान ने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को कारगिल वॉर को या कारगिल इंकर्जन को लॉन्च किया था, ताकि कारगिल को ऑक्यूपाई करके हिंदुस्तान के ऊपर एक प्रेशर डाला जा सके कि वो सियाचिन से रिट्रीट करें। So the battle of Kargil, or you can say a war of Kargil, limited war of Kargil, was fought between India and Pakistan from May to July 1999. ठीक है। पाकिस्तान इनिशियली तो उनका क्लेम था कि ये मुजाहिदीन है, बट लेटर ऑन इट वाज एक्सेप्टेड कि भी वो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स थे। They were 5,000 and those 5,000 actually had to fight against 30,000 troops and air force of इंडियन एयरफोर्स। और हिंदुस्तान ने इवेंचुअली तकरीबन 2 लाख ट्रूप्स जो हैं मोबिलाइज कर लिए थे। एक छोटे से जो है छोटा इलाका नहीं था, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाके को रिलीज करने के लिए पाकिस्तान विद इट्स 5,000 सोल्जर्स केप्ट अ होल्ड ऑफ कारगिल until Pakistan was politically defeated in negotiations। तो eventually जो हमारी मेजर कैजुअलिटीज़ हैं कारगिल के अंदर वो तब हुई जब हम लोगों ने वहाँ से रिट्रीट किया, और रिट्रीट करने के नतीजे में इंडिया ने वहाँ पर आर्टिलरी फायर्स वहाँ पर लॉन्च किया, और आर्टिलरी शेलिंग के दौरान हमारे मेजर एक जो फौजी थे वो शहीद हुए। तो कॉन्टेम्प्ररी सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर आप रिसेंटली देखें, हिंदुस्तान के ऊपर काउंटलेस टाइम्स पाकिस्तान ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर वो इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है, टेररिज्म को फ़रोग़ दे रहा है। कुलभूषण यादव हमारे सामने है। इंडिया ने फिर साथ ही साथ आपको देखें 2019 में कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था उसको डिवॉल्व कर दिया। ठीक है, उसको डिज़ोल्व कर दिया, जो कि कश्मीरियों को एक स्पेशल हक देता था कि वही लोग वहाँ पर जॉब्स एक्वायर कर सकते हैं और वही लोग वहाँ पर वहाँ के रेजिडेंट्स बन सकते हैं, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हिंदूज फ्रॉम इंडिया वो वहाँ पर आके नहीं रह सकते। इन फरवरी 2021 जो है एक सीज़ फायर हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, जो 2019 से 2021 तक बहुत शदीद रहा, क्योंकि जब कश्मीर का यूनिलैटरली हिंदुस्तान ने स्टेटस चेंज किया था। ट्रेड जो है आज के टाइम पर बिल्कुल सीज हो चुकी है, डिप्लोमेटिक रिलेशन डाउनग्रेडेड है, और दोनों कंट्रीज़ जो हैं आज के टाइम पे एक दूसरे के ऊपर टेररिज्म के इल्ज़ामात लगाती रहती हैं, लेकिन हिंदुस्तान उसमें सर फहरिस्त है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैला भी रहा है और पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए ब्लेम भी करता है। सो दिस वाज
दी ब्रीफ ओवरव्यू, ब्रीफ मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग कहेंगे कि जी इतने ज़्यादा आपने टाइम ले लिया। ब्रीफ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को अगर आप थॉरली देखें, इन डेप्थ अगर इसका एनालिसिस करें, तो हर चीज़ के ऊपर आपके 3-3 घंटे लग जाए, हर चैप्टर के ऊपर जो मैंने आपको कवर करवाया है। ठीक है, तो एनीवेज प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर विद अदर्स, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन तक नॉलेज नहीं पहुंचता। और लेट्स एजुकेट पाकिस्तान एंड लेट्स एजुकेट एवरीवन इन पाकिस्तान। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।